हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इसका अर्थ हुआ कि जो साझेदार फर्म से रिटायर होगा उसको अमाउंट का पेमेंट करेंगे अपन। तो किस प्रकार अमाउंट का पेमेंट करेंगे, तो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, निवृत्त या अवकाश ग्रहण साझेदार को देय राशि का भुगतान। तो हमें भुगतान की विधियां पढ़नी है कि किस प्रकार हम रिटायरिंग पार्टनर को उसको देय राशि का भुगतान कर सकते हैं। तो इसके संबंध में मैं आपको बता देता हूं, जब रिटायरिंग पार्टनर को देय राशि की हम बात करते हैं तो इसके भुगतान की विधियां है 4। तो भुगतान की जो विधियां है वो है कुल मिला के 4 विधियों में अपन ने इसको बांट दिया है। नंबर 1, एकमुश्त भुगतान। एकमुश्त भुगतान किया जाए, जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन एकमुश्त भुगतान कर दें, या ऋण खाते में हस्तांतरित करें। पूंजी खाते का शेष, इसका अर्थ क्या हुआ, देय राशि। पूंजी खाते का शेष क्या होगी, देय राशि। जो अवकाश ग्रहण को देय राशि है, ऋण खाते में उसके शेष का उसके ऋण खाते में हस्तांतरण। तीसरा होगा किस्तों में भुगतान। और चौथा होगा वार्षिक की द्वारा भुगतान। चौथा है वार्षिकी द्वारा भुगतान। तो ये कुल 4 विधियां हो सकती हैं साझेदार को, जो अवकाश ग्रहण साझेदार है, उसकी देय राशि को निपटारा करने के लिए। तो साझेदार को देय राशि का निपटारा 4 विधियों से किया जा सकता है। या तो उसको एकमुश्त भुगतान करे, तुरंत एकमुश्त भुगतान कर दें, या उसके पूंजी खाते का जो भी शेष था उस पूंजी को ऋण खाते में हस्तांतरण करे। इसका अर्थ क्या हो गया कि उस साझेदार जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी पूंजी को साझेदार का लोन मान लिया जाए। यानी ये मान लिया जाएगा कि फर्म ने साझेदार से राशि लोन में ले ली है, और या फिर साझेदार को किस्तों में भुगतान करें, या फिर वार्षिकी द्वारा भुगतान करें। तो ये 4 पॉइंट बनते हैं जब साझेदार को अपन भुगतान करते हैं। तो 4 में से किसी एक विधि से उसके पूंजी का निपटारा किया जा सकता है। पहली विधि पर मैं अगर बात करता हूं, तो जब साझेदार को रिटायरिंग पार्टनर, कौन से साझेदार को सर, अवकाश ग्रहण साझेदार को एकमुश्त उसकी पूंजी का भुगतान किया जाए। तो देखिए, एकमुश्त जब हम पूंजी का भुगतान करेंगे तो साझेदार जो अवकाश ग्रहण करने वाला है उसकी पूंजी क्या हो गई सर, कम हो गई। और आपको पता है कि पूंजी का शेष कौन सा होता है, पूंजी का शेष क्रेडिट होता है।
और अगर पूंजी में वृद्धि हो जाए तो फिर क्रेडिट हो जाती है, और पूंजी में कमी हो जाए तो वो डेबिट हो जाती है। ये बात आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पे अवकाश ग्रहण साझेदार को देय राशि का हम क्या करेंगे, एकमुश्त भुगतान करेंगे। तो अवकाश ग्रहण साझेदार को जब एकमुश्त उसकी पूंजी का भुगतान करेंगे तो फर्म में अवकाश ग्रहण साझेदार की पूंजी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, यानी कि उसकी पूंजी हट जाएगी फर्म से। तो पूंजी जब कम हो जाएगी तो पूंजी खाता हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जब हम अवकाश ग्रहण साझेदार को देय राशि का एकमुश्त भुगतान कर रहे हैं, तो आप बताओ किसी को भी हम भुगतान करते हैं तो भुगतान करने का अर्थ क्या होता है कि हमने उसको क्या दे दिया सर, कैश दे दिया। तो हमने उसको क्या दिया सर, कैश दिया। तो कैश व्यापार में आया कि गया सर, कैश गया, क्योंकि हमने अवकाश ग्रहण साझेदार को फर्म से कैश दे दिया। फर्म के अकाउंट से जब कैश दिया तो फर्म के पास से कैश क्या हो गया, गया। और आपको पता है जो वस्तु व्यापार से गई उसे क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये कैश कौन सा खाता है सर, ये तो रियल अकाउंट है, यानी वस्तुगत खाता है। वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है सर, जो कैश आई उसे डेबिट करो, गई उसे क्रेडिट करो। तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, तो मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर मान लो कि ये कैश पेमेंट ना किया होता, चेक में पेमेंट किया होता, चेक में पेमेंट किया होता तो कैश की जगह क्या आ जाता सर, बैंक अकाउंट आ जाता चेक की कैश की जगह। तो ये आ गया एकमुश्त भुगतान पर अपन ये प्रविष्टि करेंगे। इसके बाद ये मान लिया जाए कि अगर इसकी पूंजी खाते से इसको ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो पूंजी को ऋण खाते में हस्तांतरित करेंगे। अच्छा बताओ कि जो ऋण होते हैं, ऋण मतलब लोन, ऋण मतलब क्या होता है सर, लोन होता है ऋण का मतलब, जो हमने किसी से लोन लिया है। तो ये ऋण हमारे लिए क्या होते हैं सर, ये ऋण होते हैं हमारे दायित्व यानी लाइबिलिटीज होते हैं। भाई हमने किसी से ऋण लिया, उधार पैसे लिए, लोन लिया किसी से, तो हमारा दायित्व बनेगा कि हम उसे पेमेंट करें। तो ये ऋण क्या होते हैं सर, फर्म के लिए दायित्व है। और ऋण दायित्व का शेष क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। और अगर बढ़ गए दायित्व तो फिर क्रेडिट, और घट गए तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ये सेम नियम लायबिलिटी का है, वो सेम नियम पूंजी का है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। तो पूंजी का शेष कौन सा होता है सर, क्रेडिट है। और अब पूंजी को हस्तांतरित कर रहे हैं ऋण खाते में, तो पूंजी का शेष क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा, कम हो गया। तो पूंजी खाते का शेष जब कम हो जाता तो हम पूंजी को क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर दो यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर देना है। और फिर क्रेडिट किसको करोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट किसको करोगे, भाई हमने कैश पेमेंट थोड़ी किया, हमने तो पूंजी को ऋण में हस्तांतरित करना है। तो पूंजी चलेगी ऋण में, जब पूंजी ऋण खाते में हस्तांतरित तो ऋण में क्या होगी सर, ऋण खाते में वृद्धि हो गई। और ऋण खाते में जब वृद्धि होगी तो ऋण खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट की जगह लोन अकाउंट। तो इस टाइप से आपको ये एंट्री बनानी है जब पूंजी को ऋण खाते में हस्तांतरित करेंगे उस समय। अब एक अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जब किस्तों में भुगतान किया जाए, जब किस्तों में भुगतान करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, जब किस्तों में भुगतान किया जाता है तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि पूंजी को ऋण खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो किस्तों में भुगतान करने पर सबसे पहले पूंजी को ऋण खाते में हस्तांतरित करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, किस्त पे हम क्या लगाते जाएंगे, ऋण खाते में हस्तांतरित किया तो ऋण फर्म के लिए क्या दायित्व है, और इस दायित्व पर फर्म क्या देगी सर, ब्याज देगी। क्योंकि याद कीजिए आपने पार्टनरशिप का पहला जब चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा था जब कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में कोई राशि देता है तो उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है, अन्य किसी सूचना के अभाव में। यानी जब साझेदारी संलेख ना हो तो साझेदार द्वारा ऋण पर दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा।
तो किस्तों में जब भुगतान किया जाएगा तो सबसे पहले पूंजी खाते को ऋण खाते में स्थानांतरित करेंगे, ये प्रविष्टि वापस बने यहां बनेगी, और उसके बाद उस पे हर साल 6% कम से कम, अगर प्रश्न में ना दिया हो तो 6%, अगर प्रश्न में ब्याज की दर दी हो तो उस दर से हम ब्याज लगाएंगे, और फिर हर साल उसे जो किस्त की राशि निर्धारित की गई है वो निर्धारित किस्त की राशि का उसका भुगतान करेंगे। और फिर वार्षिकी भुगतान, वार्षिकी भुगतान का अर्थ होता है जीवन पर्यंत भुगतान करना। चलिए इसको एक एक करके दोनों को अलग अलग पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे दोनों की एंट्रीज लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अपन। देखिए हमें क्या पढ़ना है सर, किस्तों में भुगतान किया जाए तो क्या क्या लेखांकन व्यवहार होंगे। किस्तों में भुगतान यानी कि पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भुगतान करना है सर। तो किस्तों में भुगतान करना है तो जितनी भी साझेदार की, मान लो 1 लाख रुपए साझेदार की पूंजी और हमने निर्धारित किया कि उसे 5 किस्तों में पेमेंट देंगे, तो इसका मतलब ये कि 5 किस्तों में पेमेंट करेंगे तो 1 लाख रुपए का 20-20 हजार रुपए करके भुगतान करेंगे। तो मान लो कि एक किस्त हमने अभी दे दी तो फिर 20,000 की किस्त अभी दे दी तो 80,000 रुपए का जो शेष और बच गया उसको कौन से खाते में रखेंगे, पूंजी खाते में तो रख नहीं सकते, क्योंकि साझेदार तो फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो रिटायर हो गया तो उसका तो फर्म से कोई संबंध ही नहीं रहा, तो अब उसके पूंजी खाते में रख नहीं सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम नंबर 1 पॉइंट पर आपको क्या करना है, सबसे पहले किस्तों में भुगतान करने के लिए अवकाश ग्रहण साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित करेंगे। पहला काम अवकाश ग्रहण अवकाश ग्रहण साझेदार को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाती है। सबसे पहले तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, जब साझेदार को किस्तों में भुगतान करना है तो सबसे पहला काम आपको साझेदार, अवकाश ग्रहण करने वाला जो भी साझेदार है उसके ऋण खाते में उसकी जो जितनी भी पूंजी की राशि है, जो उसको देय राशि है, अर्थात देय राशि का मतलब क्या है, या देय राशि मतलब पूंजी खाते का शेष। यहाँ जो देय राशि है ना, इस देय राशि का अर्थ होता है पूंजी खाते का शेष। ये लिख देता हूं मैं क्लियर कट बात में, पूंजी खाते का शेष, ठीक है। तो अवकाश ग्रहण साझेदार को देय राशि यानी कि अवकाश ग्रहण साझेदार के पूंजी खाते का शेष उस साझेदार के ऋण खाते में स्थानांतरित करो, पहला काम। उसके बाद आगे काम करेंगे तो देखो ऋण खाते में स्थानांतरित कर रहे हो। अभी हमने ऋण खाते में स्थानांतरण की प्रविष्टि क्या की थी, प्रविष्टि की थी सर कैपिटल को डेबिट कर दिया था। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे सर, टू, कहां ट्रांसफर करनी है सर, ऋण खाते में स्थानांतरित करनी है। तो ऋण खाते को क्रेडिट करो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इस तरह आपको ऋण खाते में हस्तांतरण की प्रविष्टि ये करनी है, जो कि हमने पिछले पॉइंट में भी यही समझा था। या भी यही देखो, पूंजी को ऋण खाते में हस्तांतरण करेंगे तो पूंजी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। और जब पूंजी कम होती है तो पूंजी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। और ऋण क्या होता है सर, फर्म के लिए दायित्व है, और दायित्व है बढ़ गए। यहाँ पे पूंजी ऋण में चलेगी तो दायित्व बढ़ गए,
और दायित्व बढ़ेंगे तो दायित्व क्या हो जाएंगे सर, क्रेडिट हो जाएंगे, इसलिए रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और इसके बाद इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देय तिथि को, जिस दिन किस्त का भुगतान करना होगा, किस्त के भुगतान की देय तिथि को पहले इस बकाया राशि पर ब्याज चार्ज करेंगे। तो यहां पे जो आना है ये आएगा पूंजी खाते का जो भी शेष होगा, वो पूंजी खाते का शेष, खाते का शेष। और इसके बाद हमें क्या करना है, किस्त की देय तिथि को, किस्त की देय तिथि पर जो भी किस्त की देय तिथि होगी उसकी देय तिथि पर हमें दो काम करने पड़ेंगे। नंबर एक, पहला काम कौन सा होगा सर, सबसे पहले तो ये जो बकाया ऋण की राशि थी इस पर ब्याज चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे ऋण पर ब्याज चार्ज करने पर सबसे पहले ऋण पर क्या किया जाएगा, ऋण पर ब्याज। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा। साझेदार का जो बकाया ऋण है यहाँ पे, इस ऋण पर उसे हमें ब्याज का भुगतान करना है। तो सबसे पहले ऋण पर ब्याज लगाएंगे। तो ऋण पर ब्याज हेतु प्रविष्टि करेंगे। देखिए क्या प्रविष्टि करेंगे सर, ऋण पर ब्याज फर्म के लिए क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। देखो ऋण किसका, साझेदार का। यहाँ पे क्या माना गया है सर, साझेदार से फर्म ने लोन लिया है और जो व्यक्ति लोन लेता है वो क्या करता है सर, ब्याज का भुगतान करता है। तो यहाँ पे फर्म ने साझेदार से लोन लिया है तो फर्म साझेदार को क्या करेगी, ब्याज का भुगतान करेगी। तो ब्याज का भुगतान करेगी तो ये ब्याज फर्म के लिए क्या हो गया सर, ब्याज फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया। और एक्सपेंसेस को आपको मालूम है क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। तो मैं कर देता हूं यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देता हूं। अब एक्चुअली में क्या होता है, अभी हमें पेमेंट नहीं करना, इस ब्याज को पहले ऋण खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो ऋण खाते में जब ब्याज स्थानांतरित होगा तो ऋण की राशि क्या होगी, और बढ़ जाएगी। और आप पता है कि ऋण का शेष कौन सा, अभी देखो क्रेडिट है, इसमें अगर और ब्याज की राशि और जोड़ दे तो ये और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये प्रविष्टि अपन करेंगे ऋण पर ब्याज के लिए, जितना भी ब्याज होगा वो ब्याज लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद देय तिथि पर दूसरा काम क्या होगा, किस्त की राशि का भुगतान करेंगे। तो यहां लिखेंगे किस्त की रकम भुगतान करने पर, रकम भुगतान करने पर दो काम होंगे देय तिथि पर, पहला ऋण पर ब्याज लगाया जाएगा, दूसरा किस्त की रकम का भुगतान किया जाएगा। तो देखिए किस्त की रकम का भुगतान करेंगे तो फर्म जब भुगतान करेगी तो फर्म के पास से गई कैश, और आपको पता है कैश गई जो जानने वाली वस्तु होती है उसे क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो कैश गई तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे सर, टू कैश या बैंक कर दिया। अब ये रकम हमने किस वजह से भुगतान की सर, साझेदार की जो लोन की जो किस्त थी वो लोन की किस्त का भुगतान किया है। तो जब हमने किस्त की रकम भुगतान की तो ये जो लोन का अमाउंट था, ये लोन के अमाउंट में क्या आ गई, कमी आ गई सर। और जब लोन के अमाउंट में कमी आ जाती है तो लोन क्रेडिट है, भी क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स इसमें कमी आ गई तो क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट। अब यहां पे तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां जो भुगतान कर रहे हो इस भुगतान की जाने वाली राशि में हमें ब्याज शामिल करना है, यह ध्यान रखोगे। या ये होना चाहिए मूलधन प्लस ब्याज की रकम से होना चाहिए। अब देखिए कई बार अपने को प्रश्न में कह देता है कि जो किस्त की राशि है उसमें ब्याज शामिल है, सम्मिलित है ब्याज, तब तो हमें अलग से ब्याज जोड़ना नहीं है। अगर ब्याज सम्मिलित नहीं बताता है तो जो मूलधन की किस्त की राशि है उसमें हमें ब्याज जोड़ के फिर एक साथ भुगतान करना है। तो इस तरह आपको देय तिथि पर भुगतान करते रहना है इसको। तो ये आपको जब किस्तों में भुगतान करोगे तो उससे संबंधित प्रविष्टियां हो गई। पहले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के ऋण खाते में पूंजी खाते के शेष को हस्तांतरित करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर टू पार्टनर कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट एंट्री करेंगे। और किस्त की देय तिथि पर
हम क्या करेंगे, ऋण पर ब्याज लगाएंगे तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, यानी कि ब्याज जो वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। फिर इस लोन की किस्त का भुगतान करेंगे तो लोन क्रेडिट है, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा जब भुगतान करेंगे तो, और 2 हो जाएगा कैश अकाउंट। तो इसमें मूलधन और ब्याज शामिल होना चाहिए। और अगर प्रश्न में कहा गया कि ब्याज किस्त की राशि बता रखी है, जैसे 25,000 रुपए प्रतिवर्ष भुगतान करना है तो उसमें ब्याज शामिल है, तो 25,000 में ब्याज पहले से शामिल है तो यहाँ पे ब्याज अलग से जोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपको मूलधन में ब्याज को जोड़ के दिखाना है। तो इस तरह से आपको किस्तों के लिए आप किस्तों में भुगतान करोगे तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक अकाउंट बनवा देता हूं इसका एक। अब प्रविष्टियां आपको पता चल गई कि सर क्या प्रविष्टियां करनी है जब किस्तों में भुगतान करना हो तब। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमसे क्या पूछा जाएगा। या तो हमसे ये प्रविष्टियां पूछ सकता है, प्रविष्टियां आप याद कर लोगे, बना के देख लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आप तैयार हो जाएगी। जब प्रविष्टियां आपको तैयार हो जाएंगी, आप बनाना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, अकाउंट भी सीख जाओगे। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट अकाउंट पूछता है, कई बार आपसे क्या पूछता है, अकाउंट पूछता है, तो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट अकाउंट कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट को ट्रिक पकड़िएगा। क्वेश्चन उदाहरण संख्या 5 है, पेज नंबर है आपका 102, पेज नंबर आपकी बुक में पेज नंबर 102 और उदाहरण संख्या है, उदाहरण संख्या जो दे रखी है अपने को वो है 5। अब इस प्रश्न में अपने को क्या कहा है, देखिए B1/1/2014 को अवकाश ग्रहण करता है। बी एक साझेदार है किसी फर्म में, वो 1/1/2014 को अवकाश ग्रहण करता है। उसके पूंजी खाते का समायोजित शेष, पूंजी खाते के समायोजित शेष का अर्थ होगा कि उसको देय राशि कितनी है। उसको देय राशि रुपए 30,000 था, जिसका भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में करना है। जो 30,000 रुपए का भुगतान है वो कितनी किस्तों में करना है सर, 3 किस्तों में भुगतान करना है। इस पर 6% की दर से ब्याज देना भी तय हुआ। बी का ऋण खाता बनाइए। देखिए छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये हुई कि सर बी एक साझेदार है, ये फर्म से रिटायर हो रहा है और इस बी के पूंजी खाते का शेष, इसकी जो समायोजित पूंजी है या फिर कह दे पूंजी खाते का शेष बोल दो या साझेदार को देय राशि बोल दो, सबका मतलब यहाँ पे एक ही है। समायोजित जो इसकी पूंजी है वो कितनी है, 30,000 है। इसका अर्थ हमें बी को क्या देना है सर, 30,000 रुपए की पूंजी का भुगतान करना है जब ये फर्म से रिटायर हो रहा है। और इसका भुगतान बताया इसने 3 वार्षिक किस्तों में करना है। तो ये पूंजी की राशि जो ये क्या मूलधन है, इस मूलधन का भुगतान 3 किस्तों में करना है। तो 3 का भाग दिया तो एक किस्त में कितना भुगतान करना है बताओ सर। ये 30,000 रुपए जो मूलधन की राशि है इसका 3 किस्तों में भुगतान करना है। तो एक किस्त में कितना भुगतान करना है सर, एक किस्त में 10,000 रुपए का भुगतान हमें करना है। ठीक है साहब, तो एक किस्त में 10,000 का भुगतान करना है। तो 10,000 किस्त का मूलधन है। ये क्या है, किस्त का मूलधन है। अभी तक हमने यहाँ पे ब्याज तो जोड़ा ही नहीं है किसी प्रकार का, तो एक किस्त का मूलधन है। अब आगे प्रश्न में कहा कि इस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना है। तो ब्याज किस पर लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है हमेशा बकाया राशि पर। तो हम ब्याज बाद में लगाएंगे, किस्त की देय तिथि पर लगाएंगे। और बी का ऋण खाता बनाइए। चलिए बी का ऋण खाता बनाना है तो मैं लिख देता हूं बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट जब बनाओगे तो आपको किसी भी अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है। सबसे पहला कॉलम होगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, यहां से ये क्रेडिट है और ये जो साइड है ये कौन सी है सर, ये वाली साइड डेबिट है। तो ये वाली साइड क्रेडिट है और इधर वाली ये साइड क्या है सर, ये डेबिट साइड है। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहला काम, जब साझेदार फर्म से रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो बी की जो कुल पूंजी 30,000 की है इसको ऋण खाते में स्थानांतरित करेंगे। अब बताओ मुझे, पूंजी को जब ऋण खाते में स्थानांतरित करेंगे तो
पूंजी क्या हो जाएगी सर, पूंजी खाते का शेष क्रेडिट होता है, तो अब ऋण में स्थानांतरित होगी तो पूंजी तो हो जाएगी डेबिट। और ऋण क्या होता है सर, ऋण फर्म के लिए दायित्व है, तो दायित्व है तो क्रेडिट में स्थानांतरण होगा। इसके क्या लिखेंगे, बाई बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, बाई बीज कैपिटल अकाउंट। देखो आप पीछे एंट्री हमने की थी, आपने देखा था अभी एंट्री क्या की थी, बीज कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था और लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाई बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस बात को दिमाग में रखो, जब भी लोन अकाउंट बनाएंगे तो लोन फर्म के लिए दायित्व है, तो लेजर पोस्टिंग इसके लायबिलिटीज में होगी बाई रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। कितने रुपए देने थे सर, 30,000 देने थे, एक काम हो गया सर। अब क्या करोगे, देखो ये किस तारीख को देना था, चलो बाद में देखेंगे, डेट वेट बाद में देखते रहेंगे। फिर इसमें क्या करना है, दे तिथि पर, जब भी दे तिथि आएगी, दे तिथि पर या फिर वर्ष की अंतिम तिथि पर ब्याज चार्ज करेंगे। ब्याज किस रेट से लगाना है, प्रश्न में कहा 6% ब्याज लगाना है, तो यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। तो ये 30,000 की जो बकाया राशि है, इस 30,000 पर ब्याज लगाओ 6%। 30,000 का 6% लगाएंगे, 6/100, तो कितना आएगा सर, 1800 रुपए आएगा, तो 1800 का ब्याज लगा दो, तो टोटल अमाउंट हो गया 31,800। अब हमें भुगतान करना है किस्त का, तो यहां मैं किस्त का भुगतान कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या तो लिख सकते हो कैश या लिख सकते हो बैंक। ये भुगतान हो रहा है, और भुगतान कितना करना है सर, अपने को किस्तों में भुगतान करना है, 3 किस्तों में। तो कितना, एक किस्त में कितना देना था, 10,000। तो ये जो 10,000 था, ये तो किस्त का मूलधन था भाई, हमें तो ब्याज भी तो भुगतान करना है, तो इस किस्त का ब्याज कितना, 1800 रुपए, 1,800 रुपए का ब्याज। तो इस तरह 10,000 प्लस 1,800, तो 11,800 का तुम्हें यहाँ पे पेमेंट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे शेष राशि कितनी बची, देखो 3 किस्त थी, 3 में से 1 दे दी तो 2 बच गई, 20,000 की किस्त बच गई। चाहे शेष निकाल लो आप बैलेंसिंग फिगर में, टू बैलेंस सीडी, यहां लिखेंगे बैलेंस। देखो 31,800 में से 11,800 दे दी तो 20,000 बच गए, तो शेष राशि 20,000 और देनी बाकी है। अब अगले साल ये बैलेंस जो है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे अपन बाई बैलेंस बीडी के नाम से, बाई बैलेंस बीडी। तो कितना शेष था सर, 20,000 था, मैंने लिखा यहाँ पे 20,000। और अब मुझे क्या करना है सर, फिर दे तिथि आएगी, तो दे तिथि पर फिर ब्याज लगाना पड़ेगा, वही एंट्री वापस करो टू इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना ब्याज लगाना है सर, अब की बार 20,000 पर 6% लगाना है, तो 20,000 का 6% जब लगाओगे तो 20,000 का 6% होगा 1,200। तो 1,200 का सर ब्याज लग गया, टोटल अमाउंट हो गया कितना, 21,200 रुपए टोटल अमाउंट हो गया सर। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दूसरी किस्त का भुगतान करेंगे, तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री बन जाएगी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश गया ना बिजनेस से, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, टू लग गया क्रेडिट, और लोन की राशि कम होगी तो लोन क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो लोन अकाउंट। तो इस प्रकार कितना भुगतान किया सर, 10,000 तो किस्त का ये मूलधन था, और इस किस्त में कितना ब्याज बनता है, इंटरेस्ट कितना बनता है सर, 1,200 का बनता है, 1,200 का ब्याज। तो इस तरह टोटल 11,200 का पेमेंट कर दिया सर। अब देखो शेष राशि कितनी बची, टोटल कितना था 21,200, कितना भुगतान कर दिया सर 11,200, शेष कितना बच गया वो देख लो, या लिख दो टू बैलेंस तो टोटल था 21,200, उसमें से कितना भुगतान कर दिया सर 11,200 का भुगतान कर दिया, तो शेष राशि कितनी रह गई सर, शेष राशि रह गई अपनी 10,000 शेष राशि रह गई। तो ये हो गया अपना टू बैलेंस सीडी, लिख देंगे यहाँ पे अपना बैलेंस रह गया क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ टोटल लगा देंगे अपन 21,200 और ये टोटल भी 21,200। अब देखिए ये जो बैलेंस है अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है सर, ये है 10,000, ये बैलेंस 10,000 लिखा। अब फिर इस पे ब्याज लगाना है, तो ब्याज से ऋण बढ़ जाएगा, ऋण बढ़ेगा तो क्रेडिट में एंट्री होगी,
तो लिखा अपन ने बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट कितना है सर? इंटरेस्ट अकाउंट में 10,000 पर 6% लगाना है की बार। 10,000 का 6%, 600 रुपए हो जाएगा। तो 600 रुपए आप यहाँ पे ब्याज लगाओगे, अब भुगतान करो। तो एंट्री क्या करेंगे सर? या तो कैश लिखोगे या बैंक अकाउंट लिखोगे, कैश या बैंक अकाउंट। अच्छा, कितना भुगतान करना है सर? मूलधन जो था किस्त का वो था 10,000, तो मूलधन था 10,000 और जो ब्याज की रकम थी वो कितनी थी? 600। तो इस तरह आपने कुल कितना भुगतान करना है सर? ब्याज समेत 11,000, 10,600 का भुगतान करना है। तो 10,600 का भुगतान कर दिया। अब देखिए टोटल इधर कितना था सर? 10,600 ये टोटल था, और आपने यहाँ भुगतान कितना किया सर? 10,600। कोई शेष बचा? बिल्कुल शेष नहीं सर। तो मतलब 3 किस्तों में भुगतान करना था। देखो, एक किस्त यहाँ पे दी, दूसरी यहाँ दी, तीसरी यहाँ दी। इस तरह 3 किस्तों में आपका लोन का जो भुगतान हो गया, यानी कि जो इसकी पूंजी समायोजित थी 30,000, इसका 3 किस्तों में भुगतान हो चुका है। सर डेट नहीं लगाई, डेट अब लगा लेते, क्या दिक्कत है? देखो, डेट का सीधा सा सिंपल सा तरीका लगाने का, आप ये देखो कि ये कब, किस दिन आप इसकी समायोजित पूंजी को हस्तांतरित कर रहे हो। सर 1 जनवरी 2014 को रिटायर हुआ, तो एक कैपिटल वाली एंट्री रिटायरमेंट की डेट को कर दो 1/1/2014, और जो ब्याज लगाना है वो दे तिथि पर लगेगा। दे तिथि प्रश्न में ना दियो तो हम क्या मान के चलेंगे कि सर दे तिथि प्रश्न में नहीं दी है, तो दे तिथि मानी जाएगी किसे सर? दे तिथि मानी जाएगी वर्ष की अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि कितनी? 1/1/2014 है, तो 31/3/2014, क्योंकि प्रश्न में सूचना नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर है या फिर कैलेंडर ईयर है। तो इसमें 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा है, तो कैलेंडर ईयर से स्टार्ट किया तो अपन कैलेंडर ईयर को एंड कर देंगे इसको। तो 31 दिसंबर 2014 को इसका एंड दे तिथि होगी, उसको ब्याज लगाया। जिस दिन दे तिथि थी ब्याज लगाएंगे, उसी दिन क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। तो 31/3/2014 को भुगतान करो, और इसी दिन हमें क्या निकाल देना है सर? शेष भी निकाल देना है। 31/12/2014, 31/12/2014 को, तो 31/12 कैलेंडर ईयर 31/12/2014 को ब्याज लगाएंगे, और 31/12/2014 को भुगतान करेंगे, और 31/12/2014 को यहां पे इनका शेष निकाल देंगे। फिर ये वर्ष खत्म हो गया। अब ये जो अंतिम शेष था 31/12/2014 को, ये नए वर्ष में प्रारंभिक शेष बनेगा बाई बैलेंस बीडी। तो नया वर्ष कौन सा सर? 1 जनवरी 2015 से नया वर्ष शुरू, इस दिन प्रारंभिक शेष बना। फिर ये ब्याज लगेगा सर अंतिम तिथि को, यानी कि दे तिथि अंतिम तिथि है तो 31/12/2015 को, 31/12/15, और यहां पे ये वाला जो भुगतान होना है 31/12/15 को होना है। ये ब्याज भी 31, ये जो शेष निकलना है 31/12/15 को निकाल देंगे, और यहां पे ये जो शेष है अगले वर्ष प्रारंभ में सब ट्रांसफर होगा 1 जनवरी 2016 को। फिर 31/12/2016 को तुम क्या करोगे? ब्याज लगाओगे, और 31/12/2016 को क्या करोगे सर? भुगतान कर देंगे। तो इस तरह आपको ये लोन अकाउंट बनाना। देखो, लोन अकाउंट बनाते टाइम आपको कितना बात ध्यान रखनी है? बस इतनी बात ध्यान रखनी है, लोन साझेदार की पूंजी को हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो लोन जो है, ये लोन क्या होता है सर? लोन जो है ये दायित्व है। लोन क्या है सर? एक दायित्व है। और इसका शेष क्या है सर? इसका जो शेष है वो क्रेडिट शेष है, और अगर लोन बढ़ेगा तो फिर क्रेडिट होगा, और घटेगा तो ये डेबिट होगा। सिंपल सी यही बात है। तो देखो, तुमने पूंजी को लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया तो लोन बढ़ा तो लोन के क्रेडिट में एंट्री हो गई, 30,000 रुपए क्रेडिट में आ गए। और किस नाम से? सर कैपिटल के नाम से, क्योंकि यहां पे क्या आया था? कैपिटल आई थी। फिर क्या किया सर? ब्याज लगाया। ब्याज लगाया तो ब्याज भी लोन में ट्रांसफर हो गया, तो ब्याज से क्या हुआ सर? ये बढ़ गई, और बढ़ गई तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पे क्रेडिट में लिख दिया। अब हमने भुगतान कर दिया लोन की किस्त का, तो लोन की किस्त का भुगतान करने पर लोन क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो इसके डेबिट में एंट्री कर दो, टू कैश या बैंक अकाउंट। तो फिर शेष निकाल दिया, फिर आगे अपने फिर ब्याज लगाया, फिर भुगतान किया, फिर ब्याज लगाया, और फिर भुगतान किया। इस तरह आपको लोन की किस्त का भुगतान कर देना है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अपन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, इसको अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 145 पर, क्वेश्चन नंबर 7।
इसी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट पूछे हुए हैं, दोनों पॉइंट अपन करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है मैं बता देता हूं आपको, ये है पेज नंबर 145 और इसका है क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर कितना है 145 और लघुत्रात्मक प्रश्न में यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। जनवरी 2014 को ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण की तिथि पर फर्म ने उसे कुल 80,000 रुपए देने हैं। यह राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में देने का समझौता किया गया। निम्न दशाओं में ए का ऋण खाता बनाओ। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ए का ऋण खाता यानी एज लोन अकाउंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एज लोन अकाउंट। दशाएं क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले तो लोन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सर एज लोन अकाउंट बनाना है, तो यहां पे हमने लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। तो पहले तो हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। ये कौन सा है सर, ये डेबिट साइड। ये कहा क्या है सर, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इसमें एक कॉलम अमाउंट का रखो, एक पार्टिकुलर्स का रखो और एक कॉलम इधर डेट का रखो। इसी तरह इसमें भी क्या करो, इसी तरह आप क्रेडिट साइड में रखो। देखो ये अब देखिए यहां पे एक कॉलम आप डेट का रखोगे, ओके सर हो गया। अब एक पर्टिकुलर्स का रखोगे और एक कॉलम आप यहां पे किसका रख दोगे सर, ये अमाउंट का कॉलम रख देंगे। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए हमें क्या करना भी। तो प्रश्न में बताया था कि एबीसी साझेदार थे। ए अवकाश ग्रहण करता और अवकाश ग्रहण की तिथि को फर्म ने उसे 80,000 रुपए देने थे। यानी कि ए की जो समायोजित पूंजी थी, जो उसे देना था पैसा, समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी का जो राशि उसे देनी है, दे राशि उसको, उसकी जो समायोजित पूंजी थी वो थी 80,000 रुपए। और ये 80,000 रुपए उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में देनी है। तो देखिए क्या बताया प्रश्न में, पॉइंट नंबर 1, 2 इसमें पॉइंट बता रखे हैं। पहले पॉइंट में बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज सहित, 10% वार्षिक ब्याज सहित 4 किस्तों में, इस राशि को 4 किस्तों में देना है। तो इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया तो एक किस्त की राशि कितनी है 20,000। तो ये हो गया किस्त का मूलधन। देखो इसमें मूलधन था, इसमें ब्याज शामिल नहीं है भी, किस्त का मूलधन। और फिर हमें ब्याज लगाना है कितना, फिर हमें प्लस करना है इसमें ब्याज। कितना ब्याज जोड़ना है सर, 10% वार्षिक दर से बकाया राशि पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहला काम सर, लोन है तो लोन क्या होता है, एक दायित्व होता है। लोन क्या होता है सर, लोन एक दायित्व होता है। दायित्व है तो लोन का जो दायित्व है इसका शेष कौन सा है सर, इसका शेष क्रेडिट होता है। और अगर लोन में वृद्धि होगी तो लोन क्या हो जाएगा, फिर से क्रेडिट, और लोन में कमी होगी तो लोन क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर लोन में वृद्धि होगी तो लोन के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और लोन में अगर कमी होगी तो लोन के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले पूंजी की राशि जो है इसको लोन अकाउंट में लेके जाओ। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम यही करना होता है कि जब किस्तों में साझेदार को भुगतान करना होता है तो लोन जो ब्याज की पूंजी की राशि है उसे लोन अकाउंट में लेके जाते हैं। तो पूंजी को लोन में लाएंगे तो लोन में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी सर। पहले तो लोन था ही नहीं, अब पूंजी को लोन में ट्रांसफर करें तो लोन क्या हो गया, बढ़ गया। और लोन में बढ़ोतरी होगी तो लोन खाते के कौन से साइड में एंट्री होगी सर, क्रेडिट में होगी। तो यहां ये जो 80,000 रुपए की इसकी पूंजी थी टोटल, ये 80,000 रुपए इसके क्रेडिट साइड में लिख दो। और किस नाम से लिखो, बाई क्या लेके आए हो सर, कैपिटल। तो लिखोगे एज कैपिटल। अब देखो आपने एंट्री क्या बनाई थी, हमने एंट्री बनाई थी ना,
जनरल एंट्री पढ़ी थी हमने इससे रिलेटेड, अभी इसी वीडियो में पढ़ी है पीछे। क्या पढ़ी थी सर? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन। तो देखो कैपिटल के पहले लगा बाई, मतलब कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट, और लोन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। सेम एंट्री बन रही है, इस तरह से आपको एंट्री करनी है। तो ये काम कब किया सर? ये 1 जनवरी 2014 को हुआ, 1 जनवरी 2014 को। अब इसने बोला है कि आपको जो किस्त की राशि भुगतान करनी है 4 किस्तों में, इस 80,000 का भुगतान 4 किस्तों में करना है। तो एक किस्त का मूलधन हो गया 20,000 और 10% वार्षिक ब्याज समेत करना है। तो इसमें ब्याज को जोड़ना है हमें। तो भुगतान करना कब है सर? प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिथि को करना है। ये प्रश्न में कहा गया अपने को। तो अंतिम तिथि आएगी सर 31/12/2014 आएगी वर्ष की अंतिम तिथि। इस तिथि को पहले क्या करेंगे? ब्याज लगाएंगे। जब भी किस्त दे होगी तो याद रख लो ब्याज लगाना है पहले। जब भी किस्त दे होगी तो पहले क्या करना है सर? ब्याज लगाना है। तो लगा देते अपन, ब्याज लगाएंगे इस पे। जब अपन लोन पे ब्याज लगाएंगे तो लोन में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि लोन पे लगेगा ब्याज और ब्याज लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो लोन में क्या होगी? वृद्धि होगी, और लोन वृद्धि होगी तो लोन खाते के क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट। बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना लगाना है सर? 80,000 रुपए ये बकाया राशि थी। 80,000 का 10% वार्षिक बता रहा है, तो 10/100 यानी 8,000 रुपए का आप क्या करो? इस पे ब्याज लगा दो। तो मैंने 8,000 के इस पे क्या लगा दिया? ब्याज लगा दिया भाई। 8,000 रुपए ब्याज की रकम हो गई। टोटल कितनी रकम हो गई सर? टोटल रकम हो गई 88,000। ठीक है, अब ब्याज लगा दिया। दे तिथि को, इस तिथि को भुगतान भी करना है अपने को। किस तारीख को? 31/12/2014 को भुगतान भी करना है। तो भुगतान करेंगे तो दायित्व में क्या हो जाएगी? कमी, क्योंकि लाइबिलिटीज जो है, लोन की जो लाइबिलिटीज है उसका किस्त का भुगतान कर रहे हैं, तो लोन की लाइबिलिटीज क्या होगी? कम होगी। तो एंट्री कौन से साइड रिकॉर्ड करोगे सर? डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट में रिकॉर्ड कर लो। कितने रुपए भुगतान करोगे या क्या लिखोगे? एंट्री आपने लोन का भुगतान किया, तो लोन का भुगतान किया तो आपने क्या दिया सर? हमने तो कैश दे दिया, तो कैश गई टू कैश अकाउंट एंट्री कर दी। और या फिर चेक दे दिया तो सर टू बैंक अकाउंट एंट्री कर दो। तो टू कैश या बैंक अकाउंट एंट्री आपने क्या बनाई थी? याद करो, पीछे एंट्री बनाई थी अपन, या पीछे वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हो आप रिवाइज करके। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, तो वही एंट्री बन रही है। लोन टू कैश या बैंक अकाउंट कितना है? किस्त का मूलधन 20,000, ब्याज भी जोड़ना है। मूलधन ही है तो इसमें ब्याज जुड़ा हुआ थोड़ी। ब्याज कितना है सर? इस किस्त का 8,000 ब्याज था, 8 ही। टोटल कितना हो गया सर? 28,000 भुगतान कर दिया। अब ये वर्ष खत्म हुआ, इस वर्ष का शेष ज्ञात कर लो। तो 88,000 टोटल था, उसमें 28,000 का पेमेंट हो गया, शेष बच गया 60,000 टू बैलेंस सीडी। 60,000 का शेष बच गया। 88,000 ये था, 28 चला गया, 88 बच गया। अच्छा जी, अब ये बैलेंस आगे ले जाओ। यहां लिखो बाई बैलेंस बीडी। अगले वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष होगा, और अगला वर्ष प्रारंभ कब से होगा सर? 1 जनवरी से शुरू होगा। 31 दिसंबर को साल खत्म हो गया, तो 1 जनवरी 2015 से नया साल शुरू हो जाएगा। और इस डेट को आप क्या करोगे सर? इस डेट को हम, ये जो बैलेंस था 60,000 का, ये आगे ले आएंगे। 60,000 का शेष आगे आ गया। अब क्या करोगे? अब फिर अगली किस्त कब दे होगी सर? अगली किस्त तो वर्ष की अंतिम तिथि यानी 31/12/2015 को दे होगी। तो 31/12/2015 को क्या करेंगे सर? पहले ब्याज लगाएंगे, और ब्याज की एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे, जैसे अभी अपन ने की थी। बाई इंटरेस्ट अकाउंट एंट्री करेंगे। कितना ब्याज लगाना? इस बकाया राशि 60,000 पर। तो 60,000 पर 10% की दर से ब्याज कितना होगा सर? 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 का मैंने यहां पे ब्याज लगा दिया। बताओ बकाया राशि कितनी रह गई? सॉरी, 60,000 टोटल 66,000 हो गई ना राशि। तो टोटल हो गया 66,000। 66,000 में से अब आपको करना है भुगतान, और भुगतान किस तिथि को करना है? जिस दिन ब्याज लगाया 31, ये 12 था, 31/12/2015 को भुगतान करना है। तो 31/12/2015 को भुगतान करेंगे तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये भुगतान की एंट्री ये तो होती है टू कैश या बैंक, तो वही एंट्री कर रहे हैं अपन कैश बैंक।
कितना भुगतान करना है सर? मूलधन था 20,000 और इस किस्त में ब्याज कितना है? 6,000। तो 6 और 20 कितना? 26,000 का पेमेंट करना है सर। हो गया। अब शेष राशि कितनी बची? 31/12/2015 को शेष राशि रहेगी सर टू बैलेंस सीडी रह जाएगा। 66 में से 26 गई तो 40,000 रहेगी सर शेष राशि। तो 40,000 का यहां शेष आ गया, तो ये हो गया 66,000 और इधर भी टोटल हो गया 66,000। अब क्या करना है सर? ये जो बैलेंस है आगे ट्रांसफर करेंगे कब? नई तारीख को। तो नई तारीख कौन सी होगी? 2016 का साल होगा, 1/1/2016। इस डेट को यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बताओ तो कितना बैलेंस है सर? 40,000 का बैलेंस है। 40,000 का बैलेंस यहां लिख देंगे। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब क्या करना है सर? ब्याज लगाना है फिर से, वही जैसे ब्याज अभी लगाए थे वैसे ही ब्याज लगाना है। कब लगाना है? दे तिथि 31/12/2016 को ब्याज लगाना है। तो क्या करोगे सर? एंट्री करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो अपने बाई इंटरेस्ट अकाउंट एंट्री की। कितना इंटरेस्ट है सर? अब की बार बकाया धनराशि है 40,000। 40,000 का 10% इंटरेस्ट लगाओ। कितना हो जाएगा सर? 4,000 हो जाएगा। तो ये 4,000 मैंने यहां लगा दिया। तो 40 और 4 कितने हो गए सर? 44,000 हो गई। तो 44,000 में से पेमेंट कितना करना है? 31/12/2016 को पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या करोगे सर? वही टू कैश या बैंक अकाउंट। या तो लिखोगे टू कैश या लिखोगे बैंक। आपको दोनों में से एक ही लिखना। मैं दोनों इसलिए लिख के बता रहा हूं कि आपको जो ठीक लगे वो लिख लेना। बैंक ठीक लगे बैंक लिख दो, कैश ठीक लगे कैश लिख दो, दोनों में से एक लिखना है आपको। तो कितना भुगतान करना है सर? मूलधन जो था किस्त का वो था 20,000, जो अपने वहां लिखा हुआ है 20,000, प्लस जो आपकी इसकी ब्याज है इस किस्त का वो कितना सर? ये 4,000। 4,000 का ब्याज। 20,000 प्लस 4,000 कितना हो गया सर? 24,000 हो गया। तो 24,000 रुपए आप इसका भुगतान कर दोगे इस बार। फिर शेष रह गया टू बैलेंस सीडी। कितना शेष रह गया सर? बैलेंस रह गया 44 में से 24 गए तो 20,000 का शेष रह गया। 3 किस्तें पूरी हो चुकी, 1 2 3, लास्ट किस्त बसी है अब चौथी। तो वही काम करो, बस आपको कोई विशेष नहीं करना, बस वही करते चलना है, अपने आप बैलेंस बराबर हो जाएगा, अकाउंट का टोटल सेम आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। ये बैलेंस 31/12/2016 को ये अंतिम शेष था। अगले वर्ष प्रारंभिक शेष बनेगा तो क्या लिखोगे? 1/1/2017 को लिखोगे यहां बाई बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन। जो प्रारंभिक शेष है वो बीडी यानी ब्रॉट डाउन हो जाएगा। और टोटल कितना शेष था सर? ये 20,000 का शेष था, हमने यहां लिखा 20,000। अब क्या करना है सर? वही पहले ब्याज लगाना है। ब्याज लगाओ। किस तारीख को सर? 31/12/2017 को ब्याज लगाएंगे। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट लगाना है सर? अब की बार तो बकाया धनराशि 20,000 है, तो 20,000 पर आप लगा दो कितना? 10% की दर से 2,000 रुपए हो जाएगा। तो यहां लिख दिया 2,000। टोटल हो गया यहाँ 22,000। 22 का हमें भुगतान करना है। देखो किस तारीख को? 31/12/2016 को भुगतान करना है। तो भुगतान करने की एंट्री टू कैश या बैंक अकाउंट होगी सर? यहां लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट एंट्री पास करेंगे। कितना भुगतान करना है सर? 20,000 तो मूलधन है, प्लस इस किस्त में ब्याज कितना बना सर? 2,000 का ब्याज बना। तो 20 और 2 22,000 का भुगतान करना है। अब ध्यान से देखो, टोटल भी इधर 22,000 था, इधर भी 22,000 हो गया, तो कोई शेष ही नहीं बचा। मतलब 4 किस्तों में भुगतान करना था, चारों किस्तें पूरी होगी, भुगतान हो गया अपना। तो आपको आई थिंक ये प्रश्न समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।